हेलो स्टूडेंट्स, मैं डेविड कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एड ज्ञान क्लासेस में। ये द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेकंड पार्ट है और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाइए और पार्ट 1 देख लीजिए। चलिए जानते हैं कैसे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत एक बहुत सी छोटी सी घटना से होती है। ऑस्ट्रिया हंगरी की नज़र अपने पड़ोसी एक छोटे से देश सर्बिया पर थी और इस बात से सर्बिया के जो नेशनलिस्टिक लोग थे वो बहुत ही एंग्री थे। वो चाहती थी कि ऑस्ट्रिया हंगरी को सबक सिखाया जाए ताकि वो उस पर हमला ना करें। इसी बात को लेकर के 28 जून 1914 को फर्डिनेंड जो प्रिंस थे ऑस्ट्रिया हंगरी के और उनकी वाइफ सोफी की हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर? बोस्निया में हत्या कर दी जाती है। और इसी बात को लेकर के ऑस्ट्रिया 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला बोल देता है। जब ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला बोल देता है तो सर्बिया की मदद करने के लिए रसिया आगे आ जाता है और वहीं जर्मनी की मदद करने के लिए ऑस्ट्रिया आगे आ जाता है। देखते ही देखते फ्रांस और ब्रिटेन भी सर्बिया की तरफ से आ जाते हैं युद्ध में। इसका कारण अगर देखा जाए क्या था कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था तो सभी की इकोनॉमिक जो रिक्वायरमेंट थी, जरूरतें थी, वो चेंजेस होते जा रही थी और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ चुका था तो एक कंपटीशन भी बढ़ चुका था इन पावरफुल देशों के बीच में। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है ब्रिटेन में और ये 18वीं शताब्दी से होती है की शुरुआत से, और 19वीं सदी के खत्म होते तक जर्मनी ब्रिटेन के बराबर ही करना चाहता था और साथ में वैसे ही ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, रसिया भी ब्रिटेन की बराबरी करना चाहते थे क्योंकि ब्रिटेन कहीं ना कहीं सभी तरफ से रिच था। कॉलोनी हो, मिनरल रिसोर्स हो, लार्ज मार्केट हो, सभी को लेकर मिलिट्री, नेवल पावर सभी में। तो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को जरूरत होती है मिनरल रिसोर्स की, लार्ज मार्केट की, कॉलोनीज की, तो उसके लिए अगर उनका कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है तो वो है हमारा ब्रिटेन। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है तो मिनरल की जरूरत पड़ेगी, मिनरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, लार्ज मार्केट की जरूरत पड़ेगी, कॉलोनीज की जरूरत पड़ेगी। इसी को लेकर कारण क्या था कि ब्रिटेन के पास मैक्सिमम ऑफ जो कंट्रोल था मिनरल रिसोर्स पर, लार्ज मार्केट, कॉलोनीज पर, वो थी ब्रिटेन की। तो हर कोई देश चाहता था कि अगर उसे अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर करना होगा और वो कैप्चर कैसे करेगा? या तो ब्रिटेन से छीनेगा या तो अदर कोई भी जो वीक कंट्री होगा उससे वो एरिया छीन लेगा, कॉलोनी छीन लेगा और फिर उन्हें क्या मिलेगा? मार्केट और मिनरल रिसोर्स मिलेगा। इसी बात को देखते हुए जर्मनी अटैक कर देता है 1871 में, 1871 में, और फ्रांस के अल्सास और लॉरेन नामक क्षेत्र को छीन लेता है। ये बहुत ही मिनरल रिच क्षेत्र थे, धनी थे मिनरल से, और साथ ही साथ पोलैंड पर भी आक्रमण कर देता है और उसे भी अपने राज्य में मिला लेता है। उन दिनों ब्रिटेन का समुद्र पर एकाधिकार था जिसके कारण उसका व्यापार और उपनिवेशों पर बेरोक नियंत्रण चलता था। जर्मनी भी चाहता था कि उसका भी जो व्यापार है वो समुद्र पर बेरोक हो और ब्रिटेन के जो इस वर्चस्व है, इसका जो डोमिनेंस है समुद्र पर, उसे खत्म करना चाहता था। और जर्मनी के पास केवल सिर्फ एक ही बंदरगाह था नॉर्थ सी में, और वो अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशियन पर भी अपना अधिकार बनाना चाहता था। तो स्वाभाविक था कि उसका टकराव किससे होगा? ब्रिटेन से होगा। इसीलिए जर्मनी एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था जो ब्रिटेन के नौसैनिक ताकत को क्या दे सके? चुनौती दे सके। अब जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटीज थी उनके बारे में बात करते हैं। 19वीं सेंचुरी के अंत में यूरोप के जो बहुत सारे देश हैं उनके बीच में तनाव बढ़ गया था, टेंशन बढ़ गया था और उनके बीच में सीक्रेट ट्रीटियां होने चालू हो गई थी। उन्हें लगता था कि देर सवेर कोई ना कोई उन पर आक्रमण कर देगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन देशों ने एक दूसरे से सीक्रेट ट्रीटी कर रखी थी जिनकी शर्तें ऐसी थी कि यदि एक देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो वो उनकी मदद करेगा। और इसी को लेकर 1882 में ट्रीटी हुई जिसे कहते हैं ट्रिपल अलायंस। इसे सेंट्रल पावर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी,
एंड इटली। ये 1882 में हुआ। एंड इसकी शर्त ऐसी थी, अगर इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी फ्रांस और रशिया के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो जिस पर भी आक्रमण होगा तो बाकी जो दो देश रहेंगे वो उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की जो संधि हुई थी उससे रूस और फ्रांस को अलग थलग पड़ने का खतरा था। वे दोनों जर्मनी की बढ़ती ताकत और आक्रामकता से चिंतित थी। ब्रिटेन भी जर्मनी की बढ़ती नौसैनिक ताकत से डरा हुआ था और इसी बात को लेकर 1907 में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के बीच में एक समझौता होता है कि यदि उनमें से किसी एक पर भी कोई अन्य देश आक्रमण करता है तो वो एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएंगे। और आपको बता दें कि पहले 1904 में फ्रांस और रशिया के बीच में ये सीक्रेट ट्रीटी होती है जिसका नाम था एंटिटी कॉर्डियल, जिसका नाम था एंटिटी कॉर्डियल। जिसमें जब 1907 में ब्रिटेन शामिल हो जाता है तो इसे कहा जाता है ट्रिपल एंटिटी। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने भी ऑटोमन एम्पायर से, टर्की से ये समझौता कर रखा था कि अगर जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर हमला होता है रशिया के द्वारा तो टर्की उसका साथ देगा। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने भी सर्बिया से समझौता कर रखा था कि अगर जर्मनी सर्बिया पर आक्रमण करता है या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी आक्रमण करता है सर्बिया पर तो रशिया उसका साथ देगा। इस तरीके से एक सीक्रेट ट्रीटी का जाल बना हुआ था, वेब बना हुआ था और यूरोप की जो कंट्रीज थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी। एक पार्ट था जिसे जर्मनी लीड कर रहा था और दूसरा पार्ट था जिसे ब्रिटेन। तो इसी तरीके से यूरोप की जो कंट्रीज थी उनके बीच में टेंशन बढ़ गया था। इसी बीच सर्बिया के जो नेशनलिस्टिक लोग थे उन्होंने ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनकी हत्या कर देते हैं और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया को यह मौका मिल जाता है सर्बिया पर आक्रमण करने का। जैसे ही ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण करता है दूसरी तरफ सर्बिया के सपोर्ट के लिए रशिया युद्ध पर आ जाता है और वहीं जर्मनी के सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने के लिए जर्मनी युद्ध में आ जाता है। और जर्मनी जब इस युद्ध में आ जाता है ऑस्ट्रिया की तरफ से तो कहीं ना कहीं रशिया पर आक्रमण के जैसा माना जाएगा और रशिया के सपोर्ट के लिए फ्रांस और ब्रिटेन भी इस युद्ध पर कूद पड़ते हैं और देखते देखते पूरा विश्व भी इस युद्ध पर आ जाता है। और वैसे देखा जाए तो अभी तक कई देश जो थे न्यूट्रल थे और वो इस युद्ध में शामिल नहीं थे। जैसे आपको मैंने बताया स्विट्जरलैंड थे जो यूरोप के बीचों बीच होने के बावजूद भी युद्ध में शामिल नहीं होता है। और वहीं देखें तो अमेरिका 1917 में युद्ध में शामिल होता है और कहीं ना कहीं इसका युद्ध में शामिल होना एक निर्णायक मोड़ साबित होता है और युद्ध खत्म करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है अमेरिका का। अगला है हमारा गैलपोली कैंपेन, जिसे डार्डेनल्स कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रथम विश्व युद्ध के सबसे अधिक रक्त रंजित युद्ध में से एक है, जिसमें एक ओर ऑटोमन की सेना थी, टर्की की सेना थी और दूसरी ओर मित्र राष्ट्र जिनमें ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड ये सभी थी। इसमें क्या हुआ था 1915 में ऑस्ट्रिया एंड न्यूजीलैंड की जो सेना थी वो दोनों एक साथ गैलपोली आइलैंड पे, ये देखिए गैलपोली आइलैंड, इस पर आक्रमण कर देती है। और इसमें आक्रमण करने का एक ही कारण था कि इस पर अधिकार करा जाए और जो ये डार्डेनल ट्रेट है जो आगे हमारा मरमरा सी की ओर जाता था ताकि आसानी से वहाँ जाया जा सके, इसलिए इस पर आक्रमण कर देती है। और खास बात यह है कि इस युद्ध में को टर्की जीत लेता है और ये ऐतिहासिक युद्ध है जिसमें टर्की अकेला लड़ता है और इस युद्ध को जीत लेता है और ये अपने किसी भी मित्र राष्ट्र से सहायता नहीं मांगता। और इसी के नाम पर 25 अप्रैल को एनजेक डे के रूप से मनाया जाता है टर्की में। एनजेक का फुल फॉर्म है हमारा ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्पस, इस नाम से है।
और लगभग 8 महीने तक ये चला था युद्ध और करीब कई हजारों सैनिक मारे गए थे। तो ये था हमारा इसके मामले में। एंड थैंक यू।